अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाजरीन, पीटीआई के सदर को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है और कल उनको एटीसी में पेश किया जाएगा। 1 अरब 22 करोड़ की करप्शन, दहशतगर्दी के मुकदमात समेत 13 से ज्यादा मुकदमे हैं जो उनके ऊपर दर्ज हैं। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, देखा जा रहा है कि उनके सितारे खासे गर्दिश में हैं। वैसे तो फवाद चौधरी के सितारे भी गर्दिश में हैं और मुलाकातें करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, जिसकी के उनके रहनुमा तरदीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तासुर यह पाया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जो रहनुमा रिलीज हो रहा है वो अपना क़िबला दुरुस्त कर रहा है या फिर करवाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, इफ्तिखार साहब और जावेद साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, क्या कहते हैं, परवेज इलाही की हवा किस तरफ जाएगी? देखें, परवेज इलाही की गिरफ्तारी ड्यू थी और उसमें तख़ीर हो गई। उसकी यकीनन कुछ वजूहत होंगी। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कोई सियासी वफादारियाँ तब्दील कराई जा रही हैं, तो ये तो खुद सियासी खाना बदोश हैं, बहुत बड़े नए ठिकाने ये ढूंढ रहे होते हैं। अब अगर मिस कैलकुलेशन कहीं हो जाए और उसके नतीजे में नुकसान उठाना पड़ जाए तो और बात है, वरना ये तो खुद तलाश में रहते हैं। परवेज इलाही की जो शख्सियत है वो इस पूरे जो एक सवा साल से जो पाकिस्तान में जो बहरान चल रहा है उसमें बोन ऑफ कंटेंशन है। बुनियादी तौर पर हमने देखा कि जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई तो उसके बाद परवेज इलाही, जिन्होंने पीडीएम और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में वज़ीर आला बनना था, अचानक पीटीआई की तरफ चले गए और बाद में उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा साहब ने हुक्म दिया था। यानी कि इस हद तक ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कि हर चीज़ पूछ के करते हैं। और उसके बाद एक बहरान शुरू हुआ। परवेज इलाही की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजों ने आइन रीराइट कर दिया। वो एक, अब जब आप इस तरह की लड़ाई में चले जाते हैं जहां कुछ लोगों ने तुसी लेनी हो, कुछ ने नए उहदे लेने हो और आप उसमें फरीक बन जाएं, अंदाजे की गलती कर जाएं। इनका बेटा जो है वो करप्शन के हवाले से उसका बहुत नाम है और तो कहते रहे उसको वजीर नहीं बना रहे थे पहले। वैसे भी बहुत सारे मामलात हैं, खुद इनके अपने पर भी मामलात थे। अब वो जो कैलकुलेशन हो रही थी, ये खुद बता रहे हैं टीवी पर बैठकर, पीटीआई में बाकायदा शामिल होने से चंद रोज पहले जनरल फैज हमीद को हुक्म दिया था और फैज हमीद साथ मिला हुआ था कि परवेज इलाही और मुनस दोनों को अंदर कर दो और बाहर आने नहीं देना। तो फिर मैंने जाके जनरल बाजवा से शिकायत की तो उन्होंने झाड़ा जनरल फैज को। फिर ये कैसे गए, किस तरह से ट्रैप हुए, पीटीआई में जाना पड़ गया इनको, एक रास्ता इन्होंने बनाया। तो वो जो एक लड़ाई चल रही थी पावर कॉरिडोर्स के अंदर, उसमें इन्होंने सिलेक्शन गलत कर लिया अपने ग्रुप की। ये सियासी खाना बदोश है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, परवेज इलाही की जो सियासत है वो ये देख के कि किधर हवा का रुख है उसको तयन करके चलते हैं। कैलकुलेशन की गलती हो जाती है। देखें, इस अरसे में हुई है बहुत सारे लोगों से ना। मामला इतने अजीबो गरीब थे। जो पाकिस्तान में जो गैर यकीनी की कैफियत है, जिसमें खासूसन जो अदलिया ने रोल प्ले किया है, वो तो कभी भूला नहीं भुलाया नहीं जा सकेगा। बहुत ही खौफनाक रोल उन्होंने प्ले किया। तो उसमें इनसे भी कैलकुलेशन की गलती हुई। आज ये गिरफ्तार हो गए। तो जो अगर आप ये कह रही हैं कि उनकी वफादारियां तब्दील कराई जाएंगी, मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि वो खुद ढूंढ रहे होंगे कि अब कौन सी ऐसी डाल है जहां पे मेरा कोई मजबूत आशियाना बन सकता है, मैं किधर को जाऊं। आपने फवाद चौधरी की मिसाल दे दी। कल वो शाह महमूद से मिले हैं तो शाह महमूद के मतलब जो कल मैंने बात आपको बताई थी, आज मुझे अपने ज़राए से तस्दीक हुई है कि वो भी ये देख रहे हैं कि मेरे लिए पैकेज कहाँ से बेहतर मिल सकता है। नवीद साहब, लेकिन दोनों तरफ से ये बात भी एक्सपेक्टेड है कि वो माइनस इमरान का इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए आखिरी बॉल तक खेलेंगे ये दोनों भी। जी देखें, वो मामला इस तरह से होता है कि अपने लिए हर आदमी तहफ़्फ़ुज़ ढूंढता है, गारंटियाँ ढूंढता है। गारंटियाँ ढूंढते ढूंढते ही परवेज इलाही पीटीआई में शामिल हुए थे। या उससे पहले उसकी मदद से वज़ीर आला बने जब काफ लीग में थे। तो अब भी इस वक्त भी वो गारंटियाँ ढूंढ रहे हैं। सिर्फ तीसरी लड़ाई। ठीक है, इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे? ये लम्हों के फैसले कहीं सदियों पर हावी तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपको लफ्ज़ इस्तेमाल करने आ गए हैं ना, आपको पॉलिटिक्स का पता है ना, आप सियासत को जानती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल नहीं, आप जरूर होंगी, लेकिन ये इस किस्म की बातें हम प्रोग्रामों में ना करें। अच्छा। क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हैं, मतलब हम उनको पसंद करें या ना करें तो उनके बारे में इस किस्म की राय जो है ना मुनासिब नहीं है। अब नवीद ने बिल्कुल सही कहा है कि ये बहुत सोची समझी स्कीम के तहत फैसले करते हैं। इनके हर फैसले में इनकी अपनी एक सोच की डेप्थ होती है, उनका अपना तजर्बा होता है और वो देखते हैं कि आने वाले कल के अंदर फ़िज़ा कैसी होगी, मौसम कैसा होगा, बारिश तो नहीं हो रही होगी, आंधी तो नहीं चल रही होगी। तो उसका अंदाज़ा वो कर लेते हैं क्योंकि वो मौसमों के साथ बखूबी वाक़फ़ होते हैं। इतनी ज़िंदगियाँ उन्होंने गुजारी होती हैं। वो उस मौसम को ढूंढते हैं जो उनके लिए तकलीफ़ देना हो। तो इसको आप
पता नहीं किन लफ्ज़ों में इस्तेमाल करना चाहती हैं। और सर, आपको पता है कि आज मौसम भी बड़ा खुशगवार था, बारिश भी हो रही थी, छाता लिए हुआ एक शख्स भी वहां मौजूद था और बड़ी तंगी पेश आई परवेज इलाही साहब को, जिस अंदाज से उनको लेकर कोई गए। तंगी पेश नहीं आई, पूरे मौसम का इम्तिजाज कोई था। तंगी पेश नहीं आई उनको। मतलब उनको पता था उनके खिलाफ केसेस हैं, अच्छा, उनको पता था कि उनको ये पेश होना है। ये तंगी पेश होने की क्या बात है। वो जा रहे थे एक मनसूबे के तहत, कॉल उनके ड्राइवर के, वो गिलगित जाना चाह रहे थे ताकि जुरिडिक्शन ऑफ पंजाब से वो बाहर चले जाएँ। ये उनके ड्राइवर ने स्टेटमेंट दिया। और उनको जिस तरीके से वो चल के गए हैं, मैंने अभी नवीद और मैं इकट्ठे थे प्रोग्राम में, मैंने तो कहा कि ये उनके स्टेटस से कमतर उन्होंने हरकत किया है। जब मुझे गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया और आपको पता है कि मैं गिरफ़्तार हो रहा हूँ, तो मुझे फिर आराम से वॉक करके जाना चाहिए। 2 दफ़ा पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, कोई आम से पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं है। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको ये पता है ये रेजिस्टेंस जो हो रही है किसको दिखाना चाह रहे हैं। शायद जैसा कि रात को दुआ करके और ये फ़ोन करके अपने सेक्रेटरी को कि सेक्रेटरी साहब सुबह ये लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने के लिए आ रहे हैं बुज़दार के ख़िलाफ़, आपने दफ्तर में मौजूद होना है। 3 सवा 3 बजे एक जगह से उठ के घर गए हैं और सुबह गाड़ी में बैठ के किसी और जगह चले गए। तो मौसम को देख के गए, क्योंकि जो मौसम का अंदाज़ा उनका दोस्त लगा रहा था, उनके घर का आदमी था, उसका ख्याल था कि मौसम इस नैयत का होने वाला है कि हमें फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये भी जो है जिस तरीके से वो रेजिस्ट कर रहे थे, ये भी बड़ी बात है कि वो कह सकते हैं कि मैंने तो बड़ी रेजिस्टेंस दी, लेकिन जो मुकदमात है उनको फेस तो करना पड़ेगा। आप ही ने बताया मुझे तो उन पर कोई मुकदमात हैं 1 अरब कुछ रुपए के। जी, 1 अरब 22 करोड़ तो से फिर जायद और 13 के करीब मुकदमात हैं जिनमें। हाँ ठीक है, तो पेश हों फिर अदालतों में। ठीक है पीजे मीर सर, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए। वही मौक़िफ़ जो पहले अपनाया गया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी दौर भी बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, यहाँ 9 मई के बाद एक पेंडोरास बॉक्स खुला है। उससे पहले भी एक मुज़ाकरात की बात हो रही थी, लेकिन जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो परवेज़ इलाही के घर पे रेड हुई। तो जब आप एक उनके प्रेसिडेंट पे रेड मारेंगे और फिर कहेंगे मुज़ाकरात भी करना है, तो मुज़ाकरात इस तरह इन हालात में नहीं होते। आपने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि ये ताली 2 हाथ से बजती है, एक से नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप कहते हैं कि भाई मुज़ाकरात, अब PDM कहती है हमने बात नहीं करनी। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मेरी नज़र में जो कि एक्चुअल डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो कहती है मुज़ाकरात होने चाहिए और मैं कहता हूँ बिल्कुल होने चाहिए। आप किसी को बैन नहीं करते हैं, आप किसी को बंद नहीं करते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, विच हंट पे आप जाते नहीं हैं। अभी वो न्यूज़ आ रही है कि जी असद कैसर को पकड़ लिया है, परवेज़ खटक को पकड़ लिया है और फिर हम कहें कि मुज़ाकरात हो। नहीं, इस तरह नहीं होता। देखो, हमें बहुत सीरियसनेस दिखानी चाहिए। जिसने गलतियां की हैं, अगर आप कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के मुतालिक कोई केसेस हैं, क्या आज ही उनके केसेस खुलने थे? ये पहले क्यों नहीं हुए? क्या ये एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर अ मोमेंट कि हाँ अब ये ट्रैप हो रहे हैं, लेट्स डू इट, एक परसेप्शन बन जाएगा। दिस इज़ नॉट हाउ कंट्रीज आर रन। इसको कहते हैं विंडिक्टिवनेस, इसको कहते हैं रिवेंज। और मैं बार बार कहता हूँ व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आपने पहले नवाज शरीफ के साथ भी ये किया है, आपने जरदारी के साथ ये किया है और आज आप इमरान के साथ कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं चलती सियासत के अंदर। ठीक है, पकड़ो जिसने गलत काम किया लेकिन इमीडिएटली करो। आप 20-25 साल पुराने केसेस निकाल के और उनको आगे ले आते हैं पकड़ के, हाँ जी उसने ये किया, उसने ये किया। ये मुल्क का मजाक है। अवाम बड़ी हो गई है। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं एक सप्रेशन को, आज देखेंगे, वो कल क्या कहेंगे हमें? विल दे वांट टू लिव इन दिस कंट्री? नो, आई डोंट थिंक सो। सो हमें संजीदगी दिखानी है, हमें रैशनैलिटी दिखानी है, हमें सब्र दिखाना है, हमें कंसिडरेशन दिखानी है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। हाँ, रिवेंज पे जाना है, वेल गेट ऑन विद इट। पीजे सर, आपकी बात से ही एक बात आखिर कर रही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये फिर गिरफ्तारी सियासी थी या फिर जो उनके ऊपर मुकदमात थे उनके तहत की गई? ये बात मैंने आपकी बात से निकाली है। देखें, बात सुने, आपने जो क्वेश्चन किया वैलिड क्वेश्चन है। उनको पुलिस वैसे तो नहीं उठा के लेगी, को केस होगा ना, केस होगा। अगर नहीं है तो कल वो कोर्ट में जाके बेल लेके या बाहर आ जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज, मैं उस पर डिबेट ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, इज दिस द पीरियड कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि उसकी परसेप्शन जो बन गई है कि वो टेररिस्ट है, 2 महीने पहले वो बड़ी ज़बरदस्त जमात थी और 9 मई के बाद वो टेररिस्ट हो गई है। अभी देखो, आपस में हम बात कर सकते हैं, दुनिया को आप पागल नहीं बना सकते हो।
उनको ज़रूर पकड़ो जिन्होंने ये जो गलत काम किए, इस पर कोई दो राय नहीं है। अब तो वो पीटीआई शुक्र है उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, पहले क्यों नहीं बोले ये? इनसे पूछा मैंने कहीं से, कहते जी हमें बंद कर दिया था, हम किसको कह रहे, पार्टी रेडलेस थी तो कोई था कोई नहीं। सो द क्वेश्चन इज आपके अंदर अब ये सारों को एक फ्यूचर लेसन है, गलतियां बड़ी हुई हैं, फ्यूचर के लिए आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ऐसे शरपसंद अनासर या जो लोग हैं जो कि पार्टीज के अंदर गलत काम कर सकते हैं, इनको स्क्रूटनाइज करें, स्क्रीन करें, फिर इनको ज्वाइन करवाएं पार्टीज। ठीक है, मुफाहमत करने वाली जमात के तौर पर जानी जाती है जावेद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आज जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की स्टेटमेंट सामने आई है वो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर बातचीत करे या मुज़ाकरात करे। आपको क्या लगता है ये मशवरा कितना कारआमद होगा? क्योंकि कह दिया हम भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये बात मशवरे की हद तक तो अच्छी लग रही है, मगर अमली तौर पे देखा जाए तो इसका न सर है न पैर है। और जिस तरीके से पीटीआई और उसके जमात के कारकुनों से लेकर उनके लीडरान के साथ जो हशर और नशर हो रहा है, अगरचे ये नया नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ यही होता है जो लेफ़्ट साइड पे आ जाती हैं। यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का डायलेमा है। वही आज परवेज़ इलाही के साथ हुआ। उन्होंने अवाम का रास्ता चुना, उन्होंने वाया पिंडी का रास्ता चुनने की बजाय अवाम का रास्ता चुना, तो उनका आज ये हाल है। और अगरचे केसेस जो भी हैं, उन केसेस में परवेज़ इलाही को मैं समझता हूँ कि जिस तरह गिरफ़्तारी दी है वो नहीं होनी चाहिए थी, गिरफ़्तार उनको खुद हो जाना चाहिए था। इस तरह की मतलब उनको ज़ेब नहीं देता जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को छुप छुपा के भागने की कोशिश की, ये बात। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, देखो पीपल्स पार्टी अपने आप को फ्यूचर की फेडरल गवर्नमेंट के तौर पर अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स कर रही है। उसने बलूचिस्तान में भी अपने जो उम्मीदवार हैं उनको आलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है, सिंध उनके पास है। इस वक्त जरदारी साहब पंजाब में बैठकर बुनियादी तौर पे एक रास्ता निकालना चाहते हैं। मैं शायद ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल में कि शायद पीटीआई के साथ पीटीआई के कुछ लोग उनको सपोर्ट मिल जाए। क्यों कि इस वक्त जितने ग्रुप बनते जा रहे हैं उन ग्रुपों में पीपल्स पार्टी का, चूँकि पंजाब में कोई इतना ख़ास वोट बैंक नहीं है, क्योंकि वोट बैंक तो सारा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है या पीटीआई का है। अब जरदारी साहब को यह भी पता है कि अगर हमने बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो उनको एक नंबर ऑफ सीट्स चाहिए जो वो साउथ पंजाब से लेना चाहते हैं। तो वो शायद वो एक ऐसा इमेज छोड़ना चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए कि देखें हम तो मुफाहमत चाहते थे, हम तो बातचीत का रास्ता चाहते थे जिसके लिए पीपल्स पार्टी मशहूर है, मगर अमली तौर पे मेरा ख्याल वो इतने सीरियस नहीं है। अगर वो अमली तौर पे सीरियस होते तो कहीं ना कहीं नतीजा निकल आता है। लेकिन 9 मई के बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख ऐसा तब्दील हुआ है कि अब मेरा ख्याल है कि जो भी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करेगा या बातचीत करेगा वो उसके हक में जाने की बजाय उसके ख़िलाफ़ चला जाएगा। पीटीआई को माइनस रिजेक्टेड लीडर के ही अगला इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो उस सूरत में जरदारी साहब जो अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, इस रास्ते के ज़रिए वो अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगर पीटीआई की 10, 20, 30, 50 सीटें होती हैं, अच्छा, तो हमारा कहीं ना कहीं रास्ता मुफाहमत का बना रहे, ताकि मुस्तकबिल में अगर बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो ये वो जो सीटें होंगी वो हमारे साथ अटैच हो जाए। ठीक है, और जैसा कि आपने भी कहा कि आप लाहौर में मौजूद हैं, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 बाअसर लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। तो जहाँ तक रही बात परवेज़ इलाही साहब की, तो उनको कल एटीसी में पेश कर दिया जाएगा। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और एक अहम मसला दरपेश है पार्लियामान और अदलिया के बीच में, उस पर करेंगे बात। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। देखा जा रहा है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक अहम मसला दरपेश है, तनाव का माहौल है। और आज जो रिमार्क सामने आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, उनको देखते हुए इफ्तिखार साहब आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल कहीं सेटल होती है? क्योंकि आज रज़ा रब्बानी साहब ने भी ये कहा है कि पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई में अदलिया की जानिब से ये जो मुसलसल मुदाखलत की जा रही है वो अफसोस का बाइस है। देखिए, रब्बानी ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। ट्राइकॉटमी का जो कॉन्सेप्ट है उसका हमें एहतराम करना होगा, वरना रियासत नहीं चलेगी। ट्राइकॉटमी होती है द पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी।
एग्जेक्टिव में आर्म फोर्सेस जो हैं वो एग्जेक्टिव के दायरे कार में आती हैं। अगर इन तीनों की आपस में बाहमी चपकलश गहरी हो जाए तो उसका नुकसान रियासत को होगा। ये लोग तो चले जाएंगे, लेकिन जो इनके अमाल होंगे और जो उस वक़्त वाक़यात जन्म लेंगे, जो रवायात बनेंगी, वो रियासत के लिए अच्छी नहीं होंगी। इसलिए पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम करना होगा दिल से, और जो इदारा पार्लियामेंट की सुपरमेसी को दिल से नहीं तस्लीम करने को तैयार, वो फिर अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है और रियासत के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है। पार्लियामेंट की एक कमेटी ने किसी को तलब किया है तो उसको जाना चाहिए। हर आदमी दरख्वास्त लेके इनके पास जा रहा है। क्या आम शहरियों की इसी तरीके से दरख्वास्तें एंटरटेन करते हैं कि रात को दरख्वास्त दी जाए और सुबह उसको फिक्स कर दिया जाए और उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दी जाए? अगर ऐसा ही है तो मुझे पिछले 1 साल के अंदर ऐसी दरख्वास्तों की निशानदेही करे सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार कि शाम को दरख्वास्त आम आदमी की आई है और हमने सुबह फिक्स कर दी। ये तरीका गलत है। लोग सब समझने लग रहे हैं और लोग समझ रहे हैं बात को। ये कोई असूली बात नहीं है। पार्लियामेंट ने फैसला किया है, लेट द पार्लियामेंट वर्क। आप पार्लियामेंट को काम नहीं करने देना चाहते? पार्लियामेंट ने 184(3) का जो फैसला किया, जो करारदाद मंजूर की, उस पर भी अपना अदालत ने कहा कि हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो ये फैसला अब हो जाए कि इस मुल्क में सुप्रीम अथॉरिटी क्या है। मैं एज ए डेमोक्रेट पाकिस्तान की पार्लियामेंट को सुप्रीम अथॉरिटी समझता हूँ, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के लिए। जब हमने चीज़ें तय कर दी हैं तो उन चीज़ों को ख़राब ना करें। और फिर ये मुतालबा पाकिस्तान में जन्म ले रहा है कि जुडिशरी को भी इनके ताबे किया जाए, ये इसी बिना पे जन्म ले रहा है कि जो एक्टिविटी है, जो उनके तरीक़ाकार है, उससे लोग अब मुतनफ़र हो रहे हैं। ये बात गलत है कि हर मामले में आप ये करें। और फिर इस बात का क्या जवाब है कि आपको रात आपके पास दरख्वास्त आती है, सुबह आप उसके ऊपर फैसला देते हैं। ये बहुत संगीन मामला है। एक तरफ आप आइन की बात कर रहे हैं कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आइन में तो लिखा हुआ है कि मैं और आप जैसा बराबर के शहरी हैं, लेकिन ये सारा का सारा फैसला एक खास पॉलिटिकल सोच रखने वाले को क्यों दिया जा रहा है? ये आई एम वेरी सॉरी, आप अल्टीमेटली नुकसान उठाएंगे। और ये नुकसान एक दफ़ा पहले भी इस अदारे को हुआ है, सज्जाद अली शाह के केस के अंदर। बराए मेहरबानी ऐसा काम ना हम करें जिससे बाद में दुख हो, सारों को एहसास हो कि गलत हो गया। पार्लियामेंट ने एक आदमी को तलब किया, उसको जाने दो। पार्लियामेंट के आदमी उसको किस लिए तलब किया है? वो कुछ जानना चाहते हैं, उनका हक है। आपने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते। आपने एक और मसला खड़ा कर दिया है टेपिंग के बारे में जी। मुझे बताएं कि अगर टेप आपकी हो कि आपको सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग को बम से उड़ाया जा रहा है और ये टेप हुई है और टेप की एजेंसी ने, तो क्या एजेंसी आपको बताया नहीं? तो क्या आप बम का धमाका होने के बाद ये सवाल उठाएंगे कि टेपिंग करनी जायज़ है या नाजायज़ है? खुद एक आदमी ने, एक सियासी रहनुमा ने इस अमल की हमायत की है ऑन द टेलीविज़न, और उनसे पूछा गया कि आपके इल्म में है कि ऐसी रिकॉर्डिंग होती है? तो उन्होंने तस्लीम किया कि ऐसी रिकॉर्डिंग होती हैं। उस शख्स के बारे में तो कोई आपने सवाल नहीं किया उस वक्त। आज आपको सारे सवाल याद आ रहे हैं। प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू कि हम वो काम करें जो असूली तौर पे बाद अज़ां भी तस्लीम किया जाए। नवीद चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि कहा गया है खुसूसी कमेटी की जानिब से कि नजम साकिब पेश नहीं हुए तो उनके समन जारी कर दिए गए, लेकिन आप अदालती कार्रवाई भी देखें, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के एहतराम और तहम्मुल करते हुए हम खुसूसी कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं कर रहे, लेकिन हुक्मनामे के मुताबिक पिटिशनर नजम साकिब को खुसूसी कमेटी की तलबी का समन मुअत्तल है। देखिए, अदालत ने तो अपनी तस्दीक खुद करवा लिया है। ये खुद ये लफ्ज़ जो आपने पढ़े हैं, दोबारा पढ़ रहे, आपको खुद ही समझ आएगी कि क्या लफ्ज़ कहे और उसका क्या एहतराम किया उन्होंने। हमने कल गुजारिश की थी यहाँ पर कि जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज ने किया है वो एक बेकार मश्क है और इदारे का एहतराम और उसका इख्तियार और उसकी साख को जख्म पहुँचाने की कोशिश है खुद जज साहब की जानिब से। आपने देखा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी आप नहीं बुला सकते। इजलास भी हुआ और कार्रवाई भी हुई, समन भी जारी हो गए। तो कहाँ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी? किसने कहा था आपको? हम कल भी कह रहे थे कि आपका ये काम नहीं है। अच्छा, 4 रुकनी अब माहिरीन की कमेटी बनाती है कि ये हमारा हेल्प करें। उसमें शामिल कौन है? एतजाज हसन PTI के, मखदूम अली खां प्रोफेशनल वकील, रजा बानी पीपल्स पार्टी के,
और मोहसिन शाहनवाज राजा नून लीग के, यानी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। रजा रब्बानी ने आज कैटेगोरिकल कह दिया है जज साहब का जिक्र करते हुए कि जनाब आपने आइन की खिलाफवर्जी कर दी है, करेंगे नहीं, कर दी है आपने। तो वो तो करारा जवाब उनकी तरफ से आपको आ गया। आज कार्रवाई हो रही है और वहां कहा गया कि ये चीफ जस्टिस का जो बेटा है नजम साकिब, ये भी अपने बाप की तरह से खुद को चीफ जस्टिस समझता है, साकिब निसार की तरह से। क्या आपके पले रह गया? मतलब अदालतों को फैसले करते हुए या ये कार्रवाई कर समझ जारी हो गया। आप कहते हैं जी हमने मुअत्तल कर दिया, कच्चा आप करें तो इन्हें अदालत इनको, कमेटी बैठी है ना, अब जैसा आपको चाहिए थोड़ी सी बताएं अपने आपको कि मैं हूं मैदान में, आप करें तो इन्हें अदालत का नोटिस, ताकि अगली कमेटी जो इस्तेहकाक कमेटी बैठे हुए आपको भी बुला ले। देखिए खराबियां आपने खुद पैदा की हैं और मुसलसल पैदा की हैं। ये सब कुछ जो कुछ मामला हम जो मंजरनामा हमारे सामने है उसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। आप देखें क्या तमाशा हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज कह रहे हैं, और तमाशे का लफ्ज़ जो है ये पार्लिमानी है, इसको किसी और माने में ना लीजिएगा, कि देखें जी वो पार्लियामेंट को पता ही नहीं था, हमने रिकॉर्ड मंगवाया उनसे तो उन्होंने नहीं दिया, हमने वेबसाइट उठा लिया। जरा आप अंदाजा लगाएं, यानी कि पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के कैटेगोरिकल ऑर्डर को कि रिकॉर्ड देना पड़ेगा, उन्होंने उसे कहीं भी नहीं लिखा, आउटराइटली रिजेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहा और हम ख्याल जज मौजूद हैं, उन्होंने उठा के एक तरफ फेंक दिया। और आज वो बता रहे हैं कि जी ओहो हमने तो वेबसाइट से उठा लिया। तो भाई जो आपने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर की तमीर हुई? फैसले करते वक्त ये देखना होता है कि कानून क्या है, इदारे का इख्तियार क्या है, और उसके मुताबिक आपने आगे जाना है। अब यहाँ क्या हो रहा है देखें, बलवे हुए 9 मई को। अब जब आपने इब्तदाई काम करना है बलवा रोकने के लिए, तो आपने एमपीओ के तहत लोगों को नजरबंद करना है, ये डीसी का इख्तियार है, फिर उसको चैलेंज करने का पूरा तरीकाकार मौजूद है। यहां हमारे जज आज तक ये कर रहे हैं कि जितने बंदे डिटेन किए गए सारे के सारे एक ही हुक्मनामे के तहत बरी। ये कौन सी अदालतें हैं भाई, ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? इस तरह के अगर आप गिरोह छोड़ते जाएंगे, अच्छा अगर उन पर 4 ही फ्रेम होना है जिन लोगों को नजरबंद किया गया है, उसके बाद उन पर मुकदमात बनेंगे, फिर 4 फ्रेम होगा और उसके बाद मामला आगे जाएगा। आप पहले के पहले ही सबको छोड़ रहे हैं ताकि वो दोबारा आए ताज़ादम होकर और नए सिरे से फसाद खड़ा करें। तो जो कुछ जज साहबान कर रहे हैं उसका नतीजा तो सामने आना शुरू हो गया है। आज आपने देखा कि जो तकरीब थी उसमें भी बड़े दिलचस्प वाक़यात हुए। शरई अदालत के चीफ जस्टिस ने जो हल्फ उठाया उसमें भी अब मैं आपको बॉडी लैंग्वेज नज़र आई। तो जो आज समाअत हुई उसमें भी जो उनका लबो लहजा था वो उसको आप धमकी के सेंस में ना लें। वो तो ये कह रहे हैं कि वो रास्ता ऐसा निकाल लो कि जिसमें हमारी जल्दी बच जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है वो तो मंजूर होना ही होना है, बनना ही बनना है। उन्होंने कहा एक हमारी तरफ से भी एक चीज़ गई हुई है, वो भी यही है। तो अटारी साहब को दरमियाना जो रास्ता कट के ना बस साड़ी भी इज्जत बचा लो, ये उन्होंने नहीं कहा। जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि देखते हैं तेज कौन है, मकसद ये है वो कहते हैं कि आप भी अपनी राय दे दें, हम भी दे देते हैं। नवीद वो खुश करना चाहते हैं वकला को भी, वो वकला का भी मुतालबा है कि इस कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट की जाए और कुछ नए रूल्स बनाए जाए। ये वकला का भी मुतालबा है। इस तो बिल की गालिबन यहाँ पे ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कर ले ताकि शाबाश। हत्ता के इस बिल की जो हमायत है वो खुद हामिद खान साहब कर चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान बार कौंसिल तो अपनी जगह मौजूद ही है, हामिद खान ने भी किया। नवीद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात का बिल पार्लियामानी रिकॉर्ड का जो है वो हासिल कर लिया, तलब किया गया था लेकिन हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड नहीं किया गया था। पीजे मीर सर, ये आपसे पूछना चाहूंगी कि वही बात जो आपने भी की और आप देखें कि अदालत ने खुद ही उसको रिकवर कर लिया। जब कोई पार्लियामेंट काम नहीं करती तो उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, इंटरवेंशंस होते हैं। क्यों होते हैं? आर्मी को कोई शौक नहीं अंदर आने का, ना ही किसी और को अंदर आने का शौक है। जब आप डिलीवर नहीं करते यही चीज़ होती है। आप अपना काम करो, फौज अपना काम करती है, जुडिशरी अपना काम करती है। द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि ये इंटरवेंशंस क्यों हो रही हैं? इंटरवेंशंस इसलिए होती हैं कि अवाम देख लो, आप टीवी देख रहे हो अभी, मुझे बता दो कितनी महंगाई है। मैं इस हुकूमत को भी ब्लेम नहीं करता, मैं पिछलों को भी नहीं करता। द ब्लेम आता है कि आपका सिस्टम है वो इतना कॉरुगेटेड और ख़राब हुआ है कि जो जिसके विरसे में चीज़ आती है वो अब उसको संभाल नहीं सकता। अब हम टांका पट्टी से इस मुल्क को चला रहे हैं, और जब टांका पट्टी से आप इस मुल्क को चलाओगे, नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? ये जमूर को नुकसान होता है और किसी को नुकसान नहीं होता है। तो बेसिकली जब हम अपने हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज मैनेजर्स, एज एमडीज, एज चेयरमैन, एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, हमारा क्या है? आपकी खिदमत करना। अगर मैं आपकी खिदमत नहीं करूंगा, मैं पैसे बनाने में लग जाऊंगा, तो आप तो गए भाड़ में। बात यही खत्म होती है। इसको हम एड्रेस नहीं करते। नहीं जी, मेरा वो बंदा है तो उसका वो बंदा है, उसका ये बंदा है, यहां कोई किसी का बंदा नहीं है।
सब पाकिस्तान वन। और इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आज एक पार्टी लीडर के मुतालिक बात करूंगा ना, चीखें मारेंगे, दूसरे के मुतालिक बात करूंगा, चीखें मारेंगे, तीसरे के मुतालिक। और भाई जिसके अच्छे पॉइंट्स हैं वो तो तुम बोलो ना यार। तुम क्या पाकिस्तान में सारे गंदे हैं, सारे चोर हैं? और यार कोई पाकिस्तान चल इस तरह चला है? हमने कभी अच्छी बात की है टेलीविजन पे? सिर्फ यही कहा है वो चोर है, वो ये है, वो ये हमारा एक असूल और दस्तूर बन गया। इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना आपके इदारे चलते हैं, ना आपका कोई काम इस दुनिया के अंदर चलता है। पीजे सर, लेकिन माजी से हमें एक और मिसाल भी मिलती है। ये सवाल मैं जावेद साहब आपकी तरफ ला रही हूँ। आप मुझे ये बताएं, आपने भी देखा होगा माजी में अदलिया की जानिब से जो फैसले किए जाते थे, सपोर्ट हासिल होती थी इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन अब की बार चीज़ें उसके बरक्स हो रही हैं। अदालत ऐसा लगता है अपोजिशन के साथ मिली हुई है और हुकूमत के अगेंस्ट चीज़ें की जा रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, जो आपने सवाल किया ना, बुनियादी वजह ही ये है जिसकी वजह से पिछले 1 साल से मसाइल खड़े हुए हैं। ये बुनियादी वजह है। और इधर जितनी गुफ्तगू हुई, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी बराह करम कोई हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टियाँ ले लें और पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट करें कि आपको कानून और आइन के बारे में वो ब्रीफिंग दे दें, क्योंकि आपको तो आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह ना आइन का पता है ना कानून का पता है। तो सारा आइन और कानून सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को पता है। रीड करते जा रहे हैं 3 बंदे बैठ के। अब आ रही दूसरी बात, जिस हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई, आपने जो बात की, बुनियादी लड़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है? बुनियादी लड़ाई उस रूलिंग से स्टार्ट होती है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 90 डेज के इलेक्शन पे की थी। छोड़ दो यार, क्योंकि ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पार्लियामेंटेरियन को डाइजेस्ट हुई, इसलिए ना वो 21 अरब दे सके, ना सिक्योरिटी दे सके, ना जिनकी आप बात कर रहे थे उनको, जहां से लड़ाई स्टार्ट हुई। और बात है ये टेपिंग की, इसमें असूली बात है कि किस कानून से, किस वजह से की जा रही है और क्यों की जा रही है। इस तरह तो आप ये जो 25 करोड़ अवाम है वो किस किस की रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, और ये जो कमेटी, सो कॉल्ड कमेटी, अपने जाती इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने एक बात कही है और मरियम नवाज शरीफ ने कि जो एक्स चीफ जस्टिस वो डैश डैश हैं, तो अब उनके बेटे को उन्होंने पकड़ना है। ये टेपिंग इसलिए हो रही है, बड़ी सिंपल सी बात है। और कानून कौन सा, आइन कौन सा, वो अब आपको पार्लियामेंटेरियन समझाएंगे, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार बेचारे मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उनको तो कानून और आइन का पता ही नहीं है, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है। मैं इस वक्त जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं उसका हल है रिफॉर्म्स में। पाकिस्तान को इस वक्त जितनी रिफॉर्म्स की जरूरत है शायद माजी में नहीं थी, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो आइन है, चाहे वो कानून है, चाहे वो जमहूरियत है, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपका आइन टका टोकरी हुआ पड़ा है, आपकी पार्लियामेंट आज इतनी गुफ्तगू हो रही है, एक बिल्कुल ऐसे ही है। आइन का इसलिए कहूंगा, हर बंदा अपनी ही उसकी लेके निकला हुआ है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह, हर बंदा अपनी तो सोच समझ के साथ चल रहा है। रोजाना मुझे आइन के लिए कोई नई चीज समझानी पड़ती है। इसी तरह कानून है, इसी तरह जुडिशरी की पावर्स है, इसी तरह पार्लियामेंट की पावर्स हैं। इन तमाम को पाकिस्तान को अब रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। ये आखिरी पॉइंट, ये जो टेपिंग वाला मामला बहुत सेंसिटिव मैटर है, ये इतना आसान नहीं है, इसकी एसओपीज देखने की जरूरत है। कौन कर सकता है, क्या ये पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना होगा ना, बात स्टेट के, ये बात स्टेट के इंटरेस्ट के होगा। और वही बात जो इफ्तिखार साहब भी करते हैं कि अगर हर इदारा अपने अपने डोमेन में रहकर काम करेगा तो इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आएगी। और ट्राइकॉटमी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, अगर उस पर अमल दरामद करेंगे तो सूरत हाल भी ऐसी नहीं होगी। ब्रेक का कहा जा रहा है, जिसके बाद वापस आकर इकोनॉमी पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान IMF से नया बेल आउट पैकेज हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन अवाम के लिए अच्छी खबर इसमें यह है कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखने में आई है, रुपया तगड़ा हो गया है, डॉलर कमज़ोर हो गया है, आटा सस्ता हो गया है, तेल सस्ता हो गया है। जावेद साहब, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा?
पता नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये जो रिलीफ अभी मिला है या आने वाले वक्त में मिलेगा, ये मेरा ख्याल ज़रबें तकसीमें दे के बिमाए सूद हमें सितंबर के बाद देना पड़ेगा। ये बात ये कौम रिकॉर्ड पे रख ले, क्योंकि ये जितने अभी रिलीफ दिए जा रहे हैं, ये रिलीफ बुनियादी तौर पे ये इलेक्शन की स्टंटबाजी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं है, रिफॉर्म्स हमने की नहीं है, हमारी जो रिकवरी है वो है नहीं है, तो पैसे कहाँ से आने हैं जो हम अवाम में तकसीम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये एक वो क्या कहते होते हैं कि शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं या शॉर्ट टर्म हम रिलीफ दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में अवाम को गंभीर मसाइल में, मईशत को गंभीर मसाइल में फंसाने का मुतरादिफ है। आज आपने IMF को गुड बाय कर दिया, क्यों कि आप IMF की कंडीशन मीटअप नहीं कर रहे, तो अब आपने सितंबर में जाना है IMF के पास। तो जब IMF के पास आप जब सितंबर में जाएंगे तो वो आपकी लकीरें भी निकलवाएंगे। अच्छा, जो आज हम रिफॉर्म या टैक्सेशन या रिकवरी की बात कर रहे हैं, जो हम सर्कुलर डेट को कम करने की बात कर रहे हैं, जो अपने नेशनल एसेट्स जो हम जहां पैसा ज़ाया कर रहे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, डॉलर रुपये की पैरेलल करने की बात कर रहे हैं, उधर आप देखिएगा आपको सितंबर में क्या किस तरह आपको ये चीज़ें झंझोड़ेंगी, पकड़ेंगी। और जो मईशत का पहिया छोटा मोटा अभी चल रहा है 1% या लेस देन 1%, आगे चल के शायद वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन वो फिर ठीक होगा, मैं कहूंगा वो ठीक होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के बेनिफिट में होगा, क्योंकि वो रिफॉर्म्स के तहत किया जा रहा होगा। लेकिन आज तो ये बुनियादी तौर पे हमें जो ये रिलीफ देना चाहते हैं, जो दे नहीं सकते, वो तो सूद के समेत हमें अदा करना। खुदारा ऐसे ना करें, मईशत पे सियासत ना करें, इसकी कीमत ये बाद में अदा बुनियादी करनी वजह। पड़ेगी। ठीक है, मईशत पे सियासत ना करें, पाकिस्तान की तबाही की यही वजह है। जावेद साहब आपका पॉइंट आ गया। नवीद साहब, आपको क्या लग रहा है, मईशत पर सियासत हो रही है? क्योंकि आप ये भी तो देखें, मई में रिकॉर्ड महंगाई हमने देखी है, 48.7% महंगाई रिकॉर्ड की गई थी, और क्या आने वाले वक्त में हम इसकी कीमत अदा करेंगे? देखें, एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि IMF पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। उनका ये मकसद है ही नहीं कि हम उनकी शराइत पूरी कर दें। बड़े क्रेडिबल जो हमारे न्यूज़पेपर हैं फाइनेंस के, वो इस हवाले से रिपोर्टें शायद कर चुके हैं कि पाकिस्तान जब सारे रिक्वायरमेंट मीट कर लेता है तो वो गोल पोस्ट ही बदल देते हैं। मतलब मेरे सामने गोल है, मैं गोल करने गया, उन्होंने गोल पोस्ट बदल दी। $6.5 अरब डॉलर उनका है सियासी एजेंडा मुकम्मल तौर पर। और सियासी एजेंडा क्या है? CPEC, जिस तरह इमरान खान आते सारे कागजात हर चीज़ उनको दे दी थी। ये मामला, ये बयान देना कि पाकिस्तान में सियासी हिस्से काम आना चाहिए, ये निशानदेही कर रहा है कि गेम क्या है। मिस्र के अंदर इनके बहुत गहरे पंजे हैं IMF के। जिस वक्त मुर्सी वज़ीर आज़म बने और उसके बाद हमने देखा कि फिर जनरल CC आया, मार्शल, बदतरीन हालात थे वहाँ। $15 अरब की इन्वेस्टमेंट वहाँ IMF ने की। उसके बाद सऊदी अरब ने कहा 2 जजीरे हमें दे दो, हम यहाँ पर काम करेंगे तो उससे आपके लोगों को रोज़गार मिलेगा। वहाँ मुजाहरे शुरू करा दिए गए, हालांकि सऊदी अरब से मिस्र बहुत पैसे लेता है। तो IMF जिस एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहा है वो बड़ा क्लियर हो गया अब कि वो पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है, अनोखी आग लगाना चाहता है। इस हुकूमत को भी पता है, अब रास्ते इनके पास ज़्यादा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये सारे का सारा जो अपना दारोमदार है वो किसी दूसरे ब्लॉक की तरफ करते हैं, चीन की तरफ जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर फोन क्यों कर रहा है IMF? यहाँ अभी भी खौफ पाया जाता है। नहीं, अगर ये बात है तो IMF के प्रेसिडेंट को फोन क्यों कर रहे हैं? फोन करेंगे, फोन क्यों? आलमी बरादरी कटके तो नहीं रहना ना। एक देखें ना, आलमी मालियती शिकंजा है, आप उससे बाहर कैसे रहेंगे? तो ये निगोशिएट करते रहेंगे। मेरे ख्याल के अंदर अब IMF के साथ हमारा वायदा होने का इम्कान ना होने के बराबर रह गया। ठीक है, और हुकूमत ने इसको ऑब्जर्व करते हुए जो बाकी शराइत हैं उसको भी खत्म कर दिया। जब पेट्रोलियम प्राइस उन्होंने गिराई हैं और उसके बाद डॉलर को एक्चुअल पोजीशन पर लाने की कोशिश वो कर रहे हैं, तो उससे ये साबित हो गया कि अब वो IMF की शराइत बहुत ज़्यादा मानने के मूड में नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है ऐसे है कि अब हुकूमत पाकिस्तान ये सोचेगी कि हमें जो प्लान B है वो क्या है। यकीनी तौर पर उसमें चाइना है, उसमें अरब मुमालिक हैं, उसकी जाना बढ़ना होगा। और पाकिस्तान के अंदर कौन से स्टेप लेने हैं? 2-3 स्टेप हैं जो अगर ले लें, ठीक है, तो बड़ी तेजी से बहरान पर काबू पाया जा सकता है। नंबर 1 तो मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि $18 अरब की सब्सिडी जो है वो आप खत्म कर दें। एक बहरान। टैक्स कलेक्शन के मामले जो स्टे आता है उसके लिए ऑर्डिनेंस लाएं कि अदालतें स्टे नहीं देंगी और टैक्स कलेक्शन करें। आप देखें जाके ये
मैं सिर्फ फिरोजपुर रोड की जो आप ले लें, ठीक है, यहाँ एक एक ताजर के पास इतना पैसा है कि सारे कनाडा में सेटल है और वहाँ कारोबार भी कर रहे ठीक हैं, है। यहाँ भी कर रहे और हैं। आखिरी पॉइंट क्या आप है टैक्स निकाल के देख लें कितना आ रहा है। आखिरी पॉइंट क्या है सर? अदालतों के इख्तियारात भी माली मामलात के बारे से महदूद किए जाए। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है अवाम को रिलीफ मिल जाएगा? नहीं, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। मैंने कल भी आपके सवाल का जवाब दिया। आप रोज़ एक खास किस्म के सवाल करके खास किस्म का सर, जवाब बात देते ये हो। है तब कि ठीक है। पेट्रोलियम मसनूआत की ठीक है, कीमतों में रात को कमी हुई है, ठीक आटा होगी। सस्ता तो हुआ बता है, दिए, तेल सस्ता हुआ है, ये कल नहीं हुआ था। जावेद ने बता दिया ना जी, पीजे ने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कही, आपको समझाने के लिए आप समझना नहीं चाहते हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक तो है जून में ख़त्म होने वाले हमारा IMF के 30 साथ जून को खत्म हो रहा है जी। और एक है जो IMF होना है। ये पीजे ने आपको कल समझाने की कोशिश की है, ये दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं। अच्छा, हमने जून वाले माहदे में मुकम्मल जो भी वो चाहते थे तकरीबन हमने वो किया है। अब इस दौर में जबकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी है, सियासी तौर पे दबाव बढ़ रहा है, माशी बुराई बढ़ रही है, वो एक ऐसी बात हमसे कह रहे हैं कि जो आने वाली कल में हमने मुआहदा करना है उसके बारे में आज हमसे शराइत बनवाना चाहते हैं, जिसमें हमारी फ़ौज के बारे में भी वो कहते हैं कि इनका जो पेंशन्स का है, इनकी पेंशन्स को फ़लानी जगह से दो और फ़लानी जगह पे ना दो। और वो गालिबन ये भी सोच रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में फ़ौज की कमी की गई है और वहाँ पे दो नए तरीक़ाकार इस्तेमाल किए गए हैं, शॉर्ट टर्म मिलिट्री आर्म रखी है, जिनको एक दफ़ा पैसे दे के फ़ारग कर दिया जाएगा, पेंशन नहीं दी जाएगी, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, हम कैसे मान सकते हैं? और जबकि हमने इस जून वाले मामले के लिए जो भी हमारे पे उन्होंने शराइत लगाई हम मानते आए हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम टोटली उनके पाँव पड़ जाएं। ठीक है, हमारी मुश्किलात हैं, हमारे से खामियां हैं, हमारे से गलतियां हुई हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द वे। ये बिल्कुल सही कह रहा है नवीद कि मिस्र में इन्होंने क्या किया कि सऊदी अरब ने कहा कि हम मुझे अपने जजीरे दो, मैं यहाँ पे लोगों को ला के काम करता हूँ, अमेरिका ने कहा ऐसी तैसी तेरी। दिस इज़ रॉन्ग। सूबों में बिजली चोरी होती है। आई सपोर्ट पीजे पीजे सर, सूबों में एक हाँ, सेकंड, लाइन लाइसेंस रोके, सूबों में लाइन लाइसेंस बिजली रोके। चोरी होती है और उसकी कीमत कौन अदा करता? आप, मैं और ये लाइन सारे। लाइसेंस पीजे सर, रोके। आप ये बताएं, आप कहते हैं ना कि हमारी 9-10th रिव्यू की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अब जो तासुर पाया जा रहा है वो तो यही है कि अल्लाह हाफ़िज़ IMF। देखें, इफ्तिखार एक अभी पॉइंट रेस के सारा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी जो गवर्नमेंट है ये इस वक्त डिफेंसिव पे है। अब ये या तो टैकल करे अपने ऑपोजिशन को या ये काम करे, आप मुझे बता दें। तो बात यहाँ आती है कि जो गवर्नमेंट पे तनकीद आ रही है, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने आप पे तनकीद बर्दाश्त करना ना सीखें ना करें। तनकीद होती है, इसी तरीके से तनकीद से आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो तनकीद जो चल रही है वो पर्सनल लेवल पे चल रही है, वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं चल रही। हम फैमिलीज़ पे आ गए हैं और लड़की अपने औरतों की बहनों माओं के ऊपर हम कर रहे हैं। ये हमारी पॉलिटिक्स नहीं है। ये कम से कम हमारे जो इनिशियल थे पॉलिटिशियंस, उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। अब हम एक बात करनी है पॉजिटिव। इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार, he has agreed to everything whatever the IMF wants. 9th रिव्यू खत्म होगी बात। और 10th तुम हमसे क्यों मांग रहे हो? अभी तो हमें पता नहीं है हमारी SMEs का क्या हाल है, हमारी टेक्सटाइल्स बैठ गई हैं, हमने तो पैसे कमा के तुम्हें वापस ही करने हैं ना। हमारा तो प्रॉब्लम है, हम डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, तो डेट सर्विसिंग के लिए पैसा तो आएगा ना कहीं से। तो अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम डेट सर्विस कहाँ करेंगे? सो हाउ कैन वी गिव, इसकी शराइत सारी मान लें कि हाँ जी 10th रिव्यू जो है वो बिल्कुल एग्रीड है तो हम आपको ये करेंगे। चलो हाइपोथेटिकली एग्री भी कर दें, तो कल अगर ना हो वो कहेगा ये तो देखो जी फिर ये झूठ बोल गए, ये तो डिफ़ॉल्ट कर गए। सो मैं समझता हूँ जब डिफ़ॉल्ट की बात आती है, ऑन अ लाइटर वेन श्रीलंका बैंकक्रप्ट हुआ है ना, उसका रुपया आज पाकिस्तान से तकड़ा है। सही। क्यों? वो बैंकक्रप्ट हो गए ना, बैंकक्रप्ट हो इनकार कर गए। दिया, हाँ, उसको पैसा नहीं उसका पैसा कोई नहीं है, उसने इनकार करके कर दिया। तो तकड़ा हुआ है, दोबारा IMF से उसने प्रोग्राम लिया, प्रोग्राम जाके तकड़ा का हुआ वक्त है। खत्म हो गया ये तो मैं कह रहा हूँ उसको। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका पीजे सर, नवीद साहब, जावेद साहब और इफ्तिखार साहब। बात यही है कि इस्तेहकाम आएगा तभी माशी इस्तेहकाम आएगा, और तमाम जमातों को मिलकर इस पर गौर फिक्र करना होगा, बैठना होगा, बात करनी होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। इस तरह शॉर्ट टर्म प्लानिंग से कुछ नहीं होता। इसी के साथ आपसे इजाज़त दिलाने के बाद